ऑल थिंग्स इकोनॉमिक्स विद फहद अली के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। आप सब लोग जिस तरह से जानते हैं कि लॉकडाउन जो है वो ईज डाउन किया जा रहा है, यानी कि बिजनेसेस जो अभी तक बंद थे, मार्केट्स जो अभी तक बंद थी, उनको अब हुकूमती पॉलिसी के तहत उनको खोला जा रहा है। मईशत का पहिया जो है वो दोबारा से चलाने की बातचीत हो रही है। मई का महीना है, मई के महीने में बजट की बाज़गश्त भी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले अखबार में खबर है कि हुकूमत जो है वो ये प्लान कर रही है कि इस बार टैक्स फ्री बजट अनाउंस करे, लेकिन ये इस बात पे मुनहसर है कि उनकी आईएमएफ के साथ बातचीत का नतीजा क्या निकलता है। हमें जून के महीने में ईद के फौरन बाद उम्मीद ये है कि जून के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते तक नए माली साल का बजट जो है वो पेश कर दिया जाएगा। 2 महीने के लॉकडाउन से हमारी मुल्क की मईशत के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर आलमी मईशत भी जो है वो एक रिसेशन का शिकार है, तो इसका इम्पैक्ट भी हमारी मईशत के ऊपर आएगा। तो ये आने वाला बजट जो है ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मेरे ख्याल में इस हुकूमत का अब तक जो इसने तमाम चैलेंजेस को फेस किया, उसमें से सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो शायद अगले माली साल का बजट ही होगा। लेकिन बजट पे बात करने से पहले इस प्रोग्राम का मकसद हमारा ये है कि हम इसमें ये बताएं कि हुकूमत की तरजीहात जो हैं, जो आजकल की मौजूदा सूरत हाल है उसमें क्या होनी चाहिए। और उसमें भी हम सब तरजीहात के ऊपर बात नहीं कर सकेंगे। एक जो सबसे अहम तरजीह होनी चाहिए वो हमारे मुल्क में ऐसे वो बेशुमार लोग हैं जो कि इस लॉकडाउन से और इस जो मईशत में रिसेशन है और हमारी आलमी मईशत में एक रिसेशन है, उससे नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा जिनके ऊपर, उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। यानी कि हमारे माशरे के जो गरीब अफराद हैं उनकी मदद कैसे की जा सकती है और उसको मदद करने का तरीका क्या हो सकता है। सबसे पहली बात ये कि इस हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश होगा वो ये कि उनको मदद करने के लिए पैसा कहाँ से जनरेट करना है। ये जो रेवेन्यू का सवाल होगा वो इस मुल्क के लिए, इस हुकूमत के लिए सबसे अहम होगा। हम इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ी देर में तफसील से बात करेंगे, लेकिन हम पहले ये देखना चाहेंगे, हमें पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हम ये क्यों कहते हैं कि हमें जो हमारे गरीब तबके के अफराद हैं उनकी मदद करना जो है वो हुकूमत का फ़र्ज़ ही क्यों है। और दूसरा ये कि हम इन इश्यूज़ के ऊपर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम माशरे में जिन गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हुकूमत उनकी मदद करे, उनकी हालात ज़िंदगी कैसे हैं और ये गवर्नमेंट के अदाद शुमार में कैसे शो करते हैं। तो आइए हम इसको समझने के लिए कुछ अदाद शुमार देखते हैं। और मुल्कों की तरह पाकिस्तानी हुकूमत भी बहुत सारे अदाद शुमार इकट्ठे करती है हर साल या हर कुछ वक्फे के बाद, और इन अदाद शुमार को इकट्ठा करने का मकसद यही होता है कि मईशत की हालत के ऊपर या मईशत और इन अदाद शुमार को इकट्ठे करने का मकसद भी यही होता है कि ये बताया जा सके कि हमारा माशरा जो है उसकी माशी हालत या उसकी समाजी हालत किस मोड़ पे खड़ी है, वो किस नहज पे खड़े हैं। और इसको और मुल्कों की तरह पाकिस्तानी और हुकूमतों की तरह और मुल्कों की तरह पाकिस्तान का मुल्क भी पाकिस्तानी हुकूमत ये मालूम करने के लिए कि सोसाइटी में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट जो है वो किस जगह पे खड़ी है और हुकूमती पॉलिसियों का इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमिकली क्या हो रहा है, उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के सर्विस करती है। और कुछ सर्विस जो होते हैं ये हर साल की जाते हैं, मसलन जीडीपी की मेजरमेंट जो है वो हर साल की जाती है। कुछ चीज़ों के बारे में हम कुछ वक्फे से कुछ एक साल छोड़ के किए जाते हैं। बहुत सारे जो पॉपुलेशन सेंसस है फॉर एग्जांपल, वो हम आईनी तौर के ऊपर हमें हर 10 साल बाद करना पड़ता है यह करना चाहिए। इन्हीं सर्विस में से एक सर्वे जो है वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक एक हुकूमती इदारा है जो कि एक सर्वे कंडक्ट करता है जिसका नाम है पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट सर्वे, और इसी का एक हिस्सा है हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे। तो PSLM और HIES का जो सर्वे है ये हर कुछ साल बाद किया जाता है और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स अपनी वेबसाइट के ऊपर
शेयर कर देता है। तो ये जो मैं आपको सारे अदाद-ओ-शुमार दिखाऊंगा, ये जो अभी लेटेस्ट राउंड ऑफ सर्वे इन्होंने किया है और उसके रिजल्ट जो उन्होंने 2018-19 के रिलीज किए हैं, ये हम उनके बारे में हम उनके बारे में कुछ समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास हमारे पास सबसे पहला नंबर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो ये है कि हमारे पास एवरेज मंथली इनकम जो है वो हमारे यहाँ घरों की, यानी कि एक हाउस होल्ड की एक एवरेज मंथली इनकम क्या है। 2015 और 16 में ये इनकम जो अर्बन घरों यानी शहरी घरों की थी वो सबसे पहले क्विंटाइल की, और मैं भी बता देता हूं कि ये क्विंटाइल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले क्विंटाइल की 20,441 रुपए थी और 2018-19 में ये बढ़ के 24,365 होगी। और इसी तरह आप देख सकते हैं रूरल एरिया में, यानी कि रूरल इलाकों में, दही इलाकों में ये 19,625 थी और अब ये बढ़ के 22,819 हो गई है। इसी तरह टोटल इनकम जो थी पाकिस्तान के अंदर एक घर की 2015-16 में 19,742 थी पहले क्विंटाइल के लिए, और ये बढ़ के 2018-19 में 23,192 रुपए हो गए। इसी तरह आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें क्विंटाइल्स के अंदर भी आपको इसी तरह की चेंजेस नजर आएंगी 2015-16 और 2018-19 के दरमियान। अब क्विंटाइल्स क्या होते हैं, हम ये मानने के लिए कि जी अच्छा हमारे पास एक तो आपको अब क्विंटाइल्स क्या होते हैं, इस बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए कि सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन जो हैं वो किस किस्म की उनकी इनकम क्या है, उनकी आमदनी क्या है, इसको समझने के लिए हम पॉपुलेशन को हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। ठीक है, सो क्विंटाइल्स का मतलब यह है कि हमने अपनी जो पाकिस्तान की आबादी है उसको हमने 5 हिस्सों में तकसीम कर लिया, यानी कि पहले जो सबसे निचले 20% हिस्सा है, फिर उससे अगला 20% हिस्सा, फिर उससे अगला 20% हिस्सा, और फिर और फिर चौथा 20वां हिस्सा, और सबसे उसमें टॉप जो 20% है। यानी कि अगर आप ये देखें कि यहाँ पे ये 0 से 20% है यहाँ पे, और ये 21 से 40% है, और फिर इसी तरह चलते चलते ये 81 से 100% तक पूरी पॉपुलेशन यहाँ पे हमारे पास है। और ये हमारे पास जो इसमें टोटल पॉपुलेशन है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का आपके पास इनकम भी दी हुई है कि, और टोटल अर्बन एरिया की पर हाउस होल्ड की इनकम भी दी हुई है, और टोटल रूरल एरिया की हाउस होल्ड की इनकम भी दी हुई है। टोटल अर्बन हाउस होल्ड की इनकम जो थी, एक हाउस होल्ड की इनकम जो है 2015-16 में 45,283 रुपए थी, ये बढ़ के 53,110 रुपए हो गई, तकरीबन 8,000 रुपए का इसमें इजाफा हुआ है। इसी तरह रूरल हाउस होल्ड की इनकम 2015-16 के अंदर हमारे पास बढ़ के 30,110 हो गई, और 30,110 थी, और ये बढ़ के 2018-19 में 34,520 हो गई। हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अर्बन एरिया के अंदर जो इनकम है उसमें इजाफा ज्यादा हुआ है, और हमारे पास जो रूरल एरिया के अंदर इनकम का इजाफा जो है वो अर्बन एरिया की या शहरी इलाकों की इनकम के हिसाब से के मुकाबले में कम हुआ है। इसी तरह कुल जो इनकम है, यानी कि टोटल अगर आप पूरे पाकिस्तान का देखें तो ऑन एवरेज एक घर की इनकम जो है वो 35,662 से बढ़ के 41,545 तक होगी। तो ये हमारे पास लेटेस्ट फिगर ये आई है कि जी हाउस होल्ड्स की इनकम तो बढ़ी है, लेकिन जब आप उसको दही और शहरी का फर्क देखना चाहते हैं तो उसमें ये मुख्तलिफ तरीके से इनकम हो रही है। एक लिहाज से ये भी कह सकते हैं कि पिछले 5-6 सालों में जो पॉलिसीज अपनाई गई हैं उसका ज्यादा फायदा जो है वो अर्बन एरियाज यानी कि शहरी इलाकों में ज्यादा पहुंचा है इनकम के बढ़ने के सिलसिले में बनिस्बत दही इलाकों। इसी तरह हमारे पास ये जो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे का हमारे पास ये हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड, आइए अब हम चलते हैं दूसरी स्लाइड पे। यहाँ पे हमारे पास जो एक टेबल है ये दिखा रहा है कि एवरेज मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर हाउस होल्ड, यानी कि हर कंजम्पशन की मद में, खाने पीने की मद में जो एक औसतन खर्चा है, और सिर्फ ये खाने पीने की मद में नहीं लेकिन रहने सहने की मद में, उसमें खाना पीना भी शामिल है, बिल वगैरह भी शामिल है, और चीजें भी शामिल हैं, यानी कि रहन सहन की मद में एक घर जो है वो औसतन कितना खर्चा हर महीने करता है। जो सबसे बॉटम 20% है, जो बॉटम 20% है वो महीने का 19,542 रुपए खर्चता था 2015-16 में। रूरल ये बढ़ के अर्बन एरियाज में 23,515 हो गया।
और हमारे पास इसी तरह पहला क्विंटाइल में जो सबसे बॉटम 20% है, इसमें टोटल खर्चा यानी कि अर्बन और रूरल को मिला के औसतन 18,496 था और ये बढ़ के 21,726 हो गया पहले पहले क्विंटाइल के लिए, बॉटम 20% के लिए 2018-19 में। इसी तरह हम बाकी टेबल की तफसील में नहीं जाएंगे, लेकिन जो आप टॉप 20% देखें, यानी कि जो सबसे अमीर तरीन घर हैं, उनका शहरी इलाकों में जो टॉप 20% के जो क्विंटाइल में हैं, 2015-16 में वो 58,584 रुपए खर्च करते थे और दही इलाकों में 44,189 रुपए खर्च करते थे औसतन हर हाउस होल्ड, हर घर। और ये बढ़ के शहरी इलाकों के लिए 64,681 हो गया और दही इलाकों के लिए 47,236 हो गया। और ये औसतन इन दोनों को मिला के पूरे पाकिस्तान के लिए जो टॉप 20% हैं, उनमें औसतन हर घर का खर्चा जो था वो 52,000 था 2015-16 में, और ये बढ़ के 58,206 रुपए हो गया 18-19 के अंदर। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो सबसे पहले देख सकते हैं कि जी अच्छा, जो खर्चा है वो जाहिरी बात है वो एक जैसा नहीं है। यानी कि आपके पास 2018-16 में जो सबसे जो टॉप 20% जो 20% जो अमीर तबका है वो, या पॉपुलेशन का अमीर तबका है, वो तकरीबन जो सबसे गरीब हिस्से से 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च करता है। और ये चीज जो है ये तकरीबन 2.5 से 3 गुना ही 2015-16 में था और 2.5 से 3 गुना ही ये 2018-19 में। तो जो पाकिस्तान में इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन, हम ये कह सकते हैं कि उसमें के अंदर 15-16 से लेके 2018-19 के अंदर जो टॉप 20% और बॉटम 20% के अंदर कोई खास फर्क नहीं आया। आप इसी तरीके से बाकी का भी मवाजना कर सकते हैं। एक जो हम ये देख सकते हैं कि जी अच्छा, जो बॉटम का रूरल हाउस होल्ड है, वो जो बॉटम 20% वाला रूरल हाउस होल्ड है 2015-16 में, वो तकरीबन 2 गुना या 2 गुना से थोड़ा सा ज्यादा, 2.5 गुना तकरीबन जो है वो, उससे ज्यादा जो है वो टॉप 20% का जो हाउस होल्ड है ऑन एवरेज वो खर्च करता है। और यही इसी किस्म के हमारे पास एक जो मवाजना है वो हमारे पास 2018-19 के अंदर भी है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास इनकम की डिस्पैरिटी जो है, या इनकम जो है वो किस हिसाब, जो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आमदनी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस हद तक गैर मसावी है, अनइक्वल है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जी अच्छा, ये जो टेबल है उसी हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे का, ये हमें ये बताता है कि हमारे पास पर कैपिटा मंथली कंजम्पशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ मेजर फूड आइटम्स बाय क्विंटाइल्स, यानी कि ये हमें ये बता रहा है कि हर जो पर कैपिटा, यानी कि एक इंडिविजुअल का जो महीने की कंजम्पशन है ऑफ मेजर फूड आइटम्स, यानी कि खाने की जो, पीने की जो मेजर चीजें हैं जो ज्यादातर आमतौर पे इस्तेमाल होती हैं घरों में, उसकी पर कैपिटा हर इंडिविजुअल की कंजम्पशन कितनी है, और ये कंजम्पशन जो है वो ये कंजम्पशन जो है वो ये किस तरीके से कर रहे हैं। और हमारे पास ये टेबल हमें ये बताता है कि हमारे पास पर कैपिटा मंथली कंजम्पशन, यानी कि हर एक इंसान की महीने भर की कंजम्पशन कितनी है उन मेजर फूड आइटम्स की जो कि वो कंज्यूम करते हैं। और इसको इन्होंने फर्दर डिवाइड किया है उसी तरह क्विंटाइल्स के अंदर के अगर वो इंडिविजुअल, वो फर्क जो है वो बॉटम 20% पॉपुलेशन के बॉटम 20%, यानी कि सबसे निचले 20% तबके से आता है, तो उसकी क्या कंजम्पशन है, और उसके बाद क्या कहते हैं और उसके बाद अगर वो दूसरे क्विंटाइल, यानी कि वो दूसरे हिस्से से आता है तो उसकी क्या कंजम्पशन है, और अगर वो टॉप 40% पर से आता है तो उसकी क्या कंजम्पशन है। एक बात जो आप यहाँ पे बहुत आसानी से देख सकते हैं वो ये कि देखें एवरेज नंबर ऑफ मेंबर्स पर हाउस होल्ड, यानी कि हर घर के जो एक हाउस होल्ड के अंदर औसतन कितने लोग रह रहे हैं। जो बॉटम 20% के हाउस होल्ड हैं उसके अंदर, या बॉटम 20% का क्विंटाइल है, वहां पे तकरीबन 8 अफराद एक घर में रहते हैं, और जो टॉप हैं उसमें तकरीबन उनके आधे, यानी कि 4.72% लोग जो हैं वो 4.72 लोग जो हैं वो एक घर के अंदर रहते हैं। और पूरे पाकिस्तान के लिए ऑन एवरेज हम कह सकते हैं कि 6.24 लोग एक घर में रहते हैं, यानी तकरीबन 6 लोग जो हैं वो एक घर के अंदर रहते हैं।
अब हम ये देख सकते हैं कि अगर आपका ताल्लुक जो है, अगर किसी फर्द का ताल्लुक जो है वो सबसे निचले 20% हिस्से से है, तो हमारे पास उसकी जो व्हीट एंड फ्लावर की कंजम्पशन है, यानी कि गंदुम और गंदुम के आटे की कंजम्पशन जो है, वो तकरीबन 6.71 केजी पर इंसान या पर फर्द या पर कैपिटा है। यानी कि हर फर्द उस घर के अंदर तकरीबन 6, एक पूरे महीने भर में तकरीबन 6.71 केजी आटा खाता है। और यही आप देखें, ये थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ के अंदर। और जो 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 सबसे टॉप 20% है वो भी तकरीबन इस तरह ही आटा पर पर्सन खाते हैं। इसमें कोई खास हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि देखिए, अगर आपको जिंदा रहने के लिए जितनी आप एक रोटी एक हद तक ही खा सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा अमीर भी हैं तो आपकी रोटी की कंजम्पशन जो है वो एक जगह एक से ज्यादा नहीं जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि ये बाकी चीजों में कैसा है। बिस्किट्स जो हैं, जिस तरह आप देखते हैं कि ये एक बंदा एक महीने में कोई 17.5 ग्राम बिस्किट खाता है, और यही चीज अगर आप ये देख लें तो ये चीज कोई 3 गुना ज्यादा है। जो जो ऐसा शख्स जो कि टॉप 20%, टॉप 20 क्विंटाइल के अंदर है, एक वही फर्द जो है उसे 3 गुना बिस्किट जो है उस घर के अंदर ज्यादा खाता है जो एक बॉटम क्विंटाइल का खाता है। इसी तरह दूध की अगर आप देख लें, दूध जो है वो अगर आप उस फर्द का ताल्लुक बॉटम 20% से है, तो वो सिर्फ 4.25 लीटर दूध कंज्यूम करता है, पीता है पूरे महीने में। और यही अगर उस फर्द का ताल्लुक जो है वो टॉप 20% से हो जाता है, तो वहां के हाउस होल्ड में हर घर के अंदर हर इंसान जो है तकरीबन आप समझ लें कि 3 गुना ज्यादा दूध इस्तेमाल किया जाता है, वो 10.5 लीटर इस्तेमाल करते हैं। आप इसको रफली अगर आप इसको 5 से जर्ब दे दें, यानी कि यहाँ पे आप देखें 4.25 लोग एक घर में रहते हैं, तो हम कर लेते हैं चले 5 लोग, तो ये 5 लोग जो हैं एक महीने के अंदर 50 लीटर दूध पीते हैं। और ये आप इसको 4 कर लें अगर, और हर घर में 8 लोग रहते हैं, तो 32 लीटर जो हैं वो 8 लोग दूध पीते हैं। तो हम इस तरह के मवाजने करके हम ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कंजम्पशन के अंदर डिस्पैरिटी है, यानी कि गरीबों और अमीरों के दरमियान जो कंजम्पशन की डिस्पैरिटी है, वो जाहिर बात है उनकी इनकम से, उनकी आमदनी से जुड़ी हुई है। उसकी एक स्नैपशॉट, एक पिक्चर जो है वो हम यहाँ पे मिल जाती है। यही चीज आपको बीफ के अंदर नजर आती है। यहाँ पे 0.7 केजी जो बीफ है वो खाता है एक इंसान, अगर उसका ताल्लुक जो है वो 20% निचले तबके से है। और अगर उसी इंसान, अगर वो एक और इंसान जो कि टॉप 20% पॉपुलेशन का हिस्सा है, वो तकरीबन 320 ग्राम महीने का गोश्त खाता है। यहाँ पे सिर्फ 70 ग्राम है और यहाँ पे 320 ग्राम। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के तकरीबन 5 गुना गोश्त जो है वो ज्यादा खाया जा रहा है। इसी तरह मछली की सूरत हाल है। अगर आप देख सकते हैं, चीनी जो है वो भी वो आटे की तरह मोर लेस एक ही जैसी होगी। तेल जो है वो उसमें फर्क है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स देखें, यानी कि खुश्क मेवा जात देखें, तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। 5.21 ग्राम है, जो कि अगर आप बॉटम 20% से ताल्लुक रखते हैं, तो आप सिर्फ 5.21 ग्राम खुश्क फल खा सकते हैं हर महीना, हर बंदा। और यही हम देखें, जो टॉप 20% में है, टॉप वो वहां उन घरानों का फर्द जो है, वो एक फर्द जो है तकरीबन 57 ग्राम हर हर महीने खाता है खुश्क मेवाजात की मद में। और ये देखिए कि ये तकरीबन 10 गुना ज्यादा। तो हमारे पास जो हमने पिछले स्लाइड के ऊपर हमने एक इनकम की डिस्पैरिटी देखी थी, वो अब वही रिफ्लेक्ट हो रही है, और बहुत ज्यादा एक्यूटली रिफ्लेक्ट हो रही है। इनकम के दरमियान तो शायद इतना फर्क, वो 10 गुना का फर्क नहीं था, लेकिन कुछ चीजों के अंदर या 4 गुना का या 5 गुना का फर्क नहीं था हाउस होल्ड्स की। लेकिन यहाँ पे जो कंजम्पशन के अंदर है वो बहुत ज्यादा फर्क है। तो इसी तरह आप उस टेबल के अंदर आप देख के बाकी मवाजने भी कर सकते हैं कि जो बॉटम के ऊपर, बॉटम 20% के अंदर जो घर हैं, उनकी कंजम्पशन जो है वो किस तरह से फर्क है टॉप 20% के। हम अगली जो है ये परसेंटेज ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर है हमारे पास, ये कितना है, यानी कि ये मेजर फूड आइटम्स के ऊपर अपनी आमदन का कितना हिस्सा जो है वो खर्च करते हैं। और इसी तरह से जिस तरह से हमने पहले मवाजने किए थे, वो भी आप देख सकते हैं। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जी अच्छा, बॉटम 20% के जो क्विंटाइल है या लोग हैं, वो कितना खर्च करते हैं, वो हाउस होल्ड जो हैं वो घर पर वो आटे और गंदम के ऊपर कितना खर्च करते हैं। और टॉप जो
टॉप 20% है वो कितना खर्च करते हैं। ये देखिए कि हमने ये देखा था कि हमारे पास आटे की ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है सोचने के लिए कि दोनों जो हैं वो हमने देखा था पिछली स्लाइड के ऊपर कि आटे और गंदुम और आटे की जो क्वांटिटी है वो तो दोनों जो बॉटम 20% है टॉप 20% है वो एक ही जितनी खाते हैं, ठीक है वो। लेकिन जो पैसा खर्च करते हैं वो बॉटम 20 जो पैसे अपनी अपनी आमदन का जो हिस्सा वो इसके ऊपर खर्च करते हैं आटे और गंदम के ऊपर, वो बॉटम 20% के लिए बहुत ज्यादा है बनिस्बत टॉप 20% के लिए। यानी कि बॉटम 20% जो है अपनी आमदन का तकरीबन 18% हिस्सा जो है वो खर्च करते हैं, और जबकि टॉप 20% जो है वो अपनी आमदन का सिर्फ 6.8%, यानी कि ये भी 2.5 से 3 गुना ज्यादा है बॉटम 20% के लिए। अगर आप उसे, और ये बात भी समझ में आती है कि क्यों बड़ा हिस्सा, क्योंकि इनकी आमदन कम होती है, तो इसलिए इनका बेशतर हिस्सा, आमदन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो गंदम और आटे की कंजम्पशन की मद में जाता है। तो आप इसी तरह से बाकी कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि जी अच्छा यही जो डिस्पैरिटीज हमें पहले नजर आई थी वो आपको इस टेबल के अंदर भी रिफ्लेक्ट होकर नजर आ जाएंगी। हमारे पास एक और जो चीज है, हम ये देखना चाहते हैं कि जी अच्छा ये हमारे पास क्या है कि जी अच्छा हमारे पास प्रेवलेंस ऑफ रेट्स ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, यानी कि आपके पास जो फूड की इनसिक्योरिटी है, कितने हमारे मुल्क में ऐसे खानदान है, कितना फीसद हिस्सा है हमारे मुल्क का जो कि ये बता सकता है कि हमारे पास जो हमें ये बताए कि जो इस खतरे से दो चार हैं कि वो खाना नहीं प्रोक्योर कर सकते, यानी कि वो अपने जिंदा रहने के लिए हफ्ते भर का, दिन भर का या महीने भर का खाना या साल भर का खाना जो है वो नहीं खरीद सकते, उनको नहीं मिल सकता क्योंकि उनकी आमदन इतनी ज्यादा नहीं है, उनकी एक्सेस नहीं है। इसको हम फूड इनसिक्योरिटी कहते हैं। और अब आप ये देखिए बहुत दिलचस्प टेबल है, इसके अंदर जो हमने पहले डिस्पैरिटीज देखी हैं, जो हमने गैर मुसावी हालात देखे हैं अमीरों और गरीबों के दरमियान, वो इसमें एक और एक्यूट तरीके से, यानी कि एक और एक्सट्रीम तरीके से हमें नजर आएंगे। अगर हम पूरी ओवरऑल देखें पॉपुलेशन का तकरीबन 16% हिस्सा जो है, तो हम 16% ही कर लें कि 16% जो है वो मॉडरेटली और सिवियरली फूड इनसिक्योर है, यानी कि वो या तो एक दरमियाने दर्जे की उनको फूड इनसिक्योरिटी है, वो गैर महफूज हैं फूड खाने पीने की अशिया को हासिल करने के हिसाब से, तो वो यानी कि उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना है, और उसमें से कुछ यानी कि तकरीबन 2.5% लोग जो हैं वो बहुत सेवेरली, बहुत खतरनाक हद तक गैर महफूज हैं कि वो अपने लिए साल भर का या महीने भर का, हफ्ते भर का, दिन भर का खाना जो है वो नहीं ले सकते। अगर आप हाउस होल्ड्स के ऊपर बात करें, घरानों के ऊपर बात करें, तो ये तकरीबन 16% घराने हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि गैर महफूज हैं, और तकरीबन आप समझ लें 2.4% घराने जो हैं वो बहुत खतरनाक हद तक गैर महफूज हैं। अच्छा, इसी तरह ये प्रोविंस और रीजन्स का शेयर है, और आप देख सकते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 16% घराने जो हैं, सिंध के अंदर 20% घराने जो हैं, और पंजाब के अंदर 14% घराने जो हैं वो मॉडरेटली या दरमियाने दर्जे तक या बहुत शदीद हद तक गैर महफूज हैं अपने आप को खाना प्रोक्योर करने की। जो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग पार्ट है, दिलचस्प पार्ट है, और बहुत आई थिंक बहुत फिक्र करने के लिए हमारे पास में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, वो ये है, वो ये वाला हिस्सा है। जो बॉटम 20% आपकी पॉपुलेशन है, उसमें तकरीबन 40% लोग जो हैं उसके या अब हमें मालूम नहीं कि ये डेटा जो है ये इन्होंने किस तरीके से दिया हुआ है। अगर ये बॉटम 20% घराने हैं, उसके 40% घराने जो हैं वो मॉडरेट और सिवियरली यानी दरमियाने तौर पे या शदीद हद तक गैर महफूज हैं खाना प्रोक्योर करने के लिए। उसके बाद भी सिचुएशन कोई अच्छी नहीं है, उसके बाद के जो क्विंटाइल के लोग हैं उसमें तकरीबन 20% लोग जो हैं वो गैर महफूज हैं। और आप देखते हैं कि जो अमीर टॉप बॉटम परसेंट है उसमें सिर्फ तकरीबन 4.25% लोग जो है, इनफैक्ट 4.25% लोग ही गैर महफूज हैं, और जो इसमें बहुत शदीद हद तक गैर महफूज हैं उनकी तादाद तकरीबन ना होने के बराबर है। हम यहाँ पे समझने की जरूरत है वो ये कि ये जो डेटा कलेक्ट हुआ है और ये जो PSLM और HIES का सर्वे आया है, ये सर्वे जो है ये 2018-19 के दरमियान किया गया, और इसके रिजल्ट्स इकट्ठे किए गए, उनके बाद उनको तरतीब दिया गया और तरतीब करके छापा गया। तो हुकूमत ने 2020 के अंदर, ये पिछले साल जो सर्वे किया गया 2018-19 के ऊपर, उसके अंदर ये सर्वे जो था ये उसके रिजल्ट जो हमारे सामने पेश किए। इसके अंदर तो ये मैं बात इसलिए आप सब लोगों को बताना चाह रहा हूँ
कि इसके अंदर जो आजकल के हालात हैं, यानी कि ये जो पैंडेमिक SARS-CoV-2 या कोविड-19 कोरोना वायरस का जो वबा फैली हुई है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर भी, इससे होने वाले इम्पैक्ट का इस सर्वे के अंदर जिक्र नहीं है। तो अगर आपको ये बातें परेशान कुन लग रही हैं और देख रहे हैं कि जिस पाकिस्तान में जो गरीब लोग हैं उनके हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, वो अब इससे भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर हम बजट के ऊपर बात करने से पहले क्विकली एक और चीज पे बात कर लें कि पाकिस्तान के अंदर गरीब लोगों की तादाद कितनी है। हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे ने हमें ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर औसतन एक घर के अंदर 6.24 लोग रहते हैं। हम इसको अपनी आसानी के लिए 6.25 कर लेते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की जो कुल आबादी है वो तकरीबन 215 मिलियन अफराद पे मुश्तमिल है। अगर हम इन दोनों नंबरों से हम ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कितने ख़ानदान रहते हैं, और वो बहुत आसान है। अगर हमें नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स को पता करना है तो हम सिर्फ ये करें कि हम 215 मिलियन को 6.25 से तकसीम कर दें, और वो तकसीम करेंगे तो हमारे पास उसका रिजल्ट क्या आएगा वो हम अभी देख लेते हैं। वो आएगा 6.25 से डिवाइड कर दिया तो तकरीबन आपके पास आप समझिए 34.4 मिलियन लोग जो हैं, 34.4 मिलियन ख़ानदान जो हैं वो आपके पास आएंगे। इन 34.4 मिलियन ख़ानदान में से हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो ख़ानदान गरीब कंसिडर किए जा सकते हैं उनकी तादाद तकरीबन 40% है। तो 34.4 मिलियन का 40% जो होगा वो हमें वो कितना होगा वो भी बहुत आसानी से पता चलाया जा सकता है। हम 34.4 को अगर 0.4 से ज़रब दे दें तो हमारे पास इसका नंबर आ जाएगा, और ये तकरीबन हमारे पास हम कह सकते हैं रफली कोई 14 मिलियन ख़ानदान बनेंगे। 14 मिलियन ख़ानदान ऐसे हैं जिनको गरीब हैं और जिनको हम कह सकते हैं कि किसी ना किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है। फ़र्ज़ कीजिए कि ये 14 मिलियन ख़ानदान जो हैं ये अपनी इनकम जो है वो मईशत चूँकि एक रिसेशन का शिकार है, कॉन्ट्रैक्शन का शिकार है, और वो अगर इसमें अपने ख़ानदान को सपोर्ट नहीं कर पाते तो इनको हुकूमती सपोर्ट की ज़रूरत होगी। हमने ये देखा कि 14 मिलियन हमने ये देखा कि HIS के सर्वे में हमें ये भी पता चला कि हमारे पास जो सबसे बॉटम 20% के जो ख़ानदान हैं उनको तकरीबन महीने का 20,000 रुपया खर्च करना पड़ता है अपने रहन सहन के ऊपर। सो हम अगर आप ये देख लें कि ये 20,000 को अगर आप ज़रब दे दें 14 मिलियन घरों से, तो आपके पास जो रकम आएगी वो आएगी 280 बिलियन रुपए की। इस 280 बिलियन की रकम को हमने अपने जहन में रखना है क्योंकि आगे जाकर हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे। ये वो रकम है जो कि 14 मिलियन खानदान हर महीने खर्चते हैं अपने रहन सहन के ऊपर। सवाल ये है कि ये 280 बिलियन रुपए जमा करने की क्यों जरूरत है? लॉकडाउन से, जैसा मैंने पहले भी कहा कि 2 महीने से हमारी मईशत का पहिया तकरीबन जाम ही हो गया था, कुछ खास काम वाम नहीं हो रहा था। अभी भी हमने जो बहुत ही कुछ कम सेक्टर्स को खोल के हमने मईशत का पहिया चलाने की कोशिश की है। उसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर शामिल है, कुछ ऐसी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री शामिल है जो कि बाहर एक्सपोर्ट करती है चीज़ें, उसमें कुछ टेक्सटाइल सेक्टर शामिल है। हम तो ये अपने तय खोल रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हुकूमत के इस इरादे के साथ कि हम इन सेक्टर्स को खोल देंगे तो इसमें काम शुरू नहीं हो जाएगा। उसकी एक बहुत सादी सी वजह है कि ये सिर्फ हुकूमत की इजाज़त का इनको इंतज़ार नहीं है, इनको बाकी जो मईशत है, और सिर्फ हमारी लोकल मईशत नहीं, हमारी पाकिस्तान की मईशत नहीं, बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पे आलमी मईशत का पहिया जब तक नहीं चलेगा तो यहाँ पे हमारी मईशत के हालात जो है वो बेहतर नहीं हो पाएंगे। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो कि बाहर अपने प्रोडक्ट्स बना के भेजती है, वो सिर्फ उस सूरत में भेजेगी अगर उनको ऑर्डर्स मिलेंगे और उनके ऑर्डर्स जो हैं वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट भी किए जा सकेंगे किसी और ममालिक में। अगर ये वो नहीं कर पाएंगे तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को अगर आप खोल भी दें, एक्सपोर्ट सेक्टर को आप, या उससे रिलेटेड मुंसलिक फैक्ट्रीज को आप खोल भी दें, तो वो शायद काम नहीं करेंगी क्योंकि वो खाली माल प्रोड्यूस करके उनको कोई फायदा नहीं है, बल्कि शायद उनकी कॉस्ट ही बढ़ेगी। इसी तरह कंस्ट्रक्शन सेक्टर है जिसको हमने खोल तो दिया है, लेकिन ये इस कोविड-19 की वजह से
SARS-CoV-2 वायरस की वजह से, इस वबा की वजह से पूरी की पूरी दुनिया में एक अनसर्टेनिटी है, यानी कि एक बहुत ही गैर यकीनी सी सूरत हाल है। हमें कुछ नहीं मालूम कि आगे जाके क्या होगा। जब ऐसे जब माशरों को इस किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल का सामना हो, जॉन मेनार्ड केन्स जो थे वो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक इस्तिलाह इस्तेमाल की थी कि टाइम पीरियड ऑफ फंडामेंटल अनसर्टेनिटी। तो जब माशरों में फंडामेंटल अनसर्टेनिटी हो इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में, इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में, तो वहाँ पे बहुत सारे जो हाउस होल्ड्स हैं, फर्म्स जो हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उससे अपना हाथ खींच लेती हैं। और हमारे यहाँ अगर जिस तरह लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से उनकी हो सकता है नौकरियां चली जाएं, या उनके अपने और अजीज़ व अकारिब को आने वाले वक्त के अंदर उनके बच्चों को, उनके बहन भाइयों को मदद की ज़रूरत हो, तो बहुत सारे लोग जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं घर बनाने के लिए, या कोई और किसी और तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो शायद इस इन्वेस्टमेंट को रोक लें, और बावजूद इसके कि ये सेक्टर खुल गया है उसको दोबारा उसमें उसमें इन्वेस्टमेंट करने से वो कतराएं, इसके बावजूद कि हुकूमत ने शायद एक बहुत लुक्रेटिव पैकेज भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर को दिया है। इसी तरह हमारे पास कमर्शियल जो साइड है कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि अगर कमर्शियल सेक्टर भी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इकोनॉमी जो है वो रिसेशन ही में जाएगी, तो वो प्लाजे और शायद और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स खड़े करके उनको कोई मुनाफा नहीं मिल पाएगा। यही हाल हमारी जो फैक्ट्री की इन्वेस्टमेंट्स का है, वो अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर, नई फैक्ट्रियां भी शायद इसी वजह से नहीं खुलें, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक आउटलुक का जो एक जो नियर फ्यूचर है, यानी कि 6 महीने, साल या 2 साल का अरसा, इसके अंदर हमारे पास कोई पॉजिटिव आउटलुक नहीं है किसी के पास। बहुत सारी कंस्ट्रक्शन जो होती है वो जो 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 एक बहुत बड़ा वेट कंस्ट्रक्शन सेक्टर का होता है, जो जो कि वो गवर्नमेंट के बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, और उसके ऊपर भी गवर्नमेंट के मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी गवर्नमेंट यकीनन उनको स्टार्ट तो कर सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट जो है उसके पास फिस्कल स्पेस मौजूद है उन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने के लिए कि नहीं। इन सब बातों को समझने के लिए हम चलते हैं अब आने वाले बजट के ऊपर, कि बजट के ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत जो है ये फिस्कल स्पेस कैसे क्रिएट कर सकती है, ये कैसे बनाई जा सकती है, और इसको समझने के लिए हमें एक हमें थोड़ा सा बजट के नंबर्स को देखना पड़ेगा। आइए हम अपनी स्लाइड्स की तरफ वापस चलते हैं, और हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि बजट के हवाले से हमें किन चीज़ों पे गौर करना ज़रूरी है। ये नंबर, ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं, ये टेबल देख रहे हैं, ये मैंने गवर्नमेंट के एक डॉक्यूमेंट बजट एंड ब्रीफ से हासिल किया है। ये साल 2019-20 के लिए जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया था, ये वहाँ से ये टेबल लिया गया है। ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर, फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर। अगर आप जाएँ तो finance.gov.pk के से ये आप डॉक्यूमेंट हासिल कर सकते हैं। हमारे पास ये डॉक्यूमेंट में क्या, ये टेबल हमें क्या दिखा रहा है? ये टेबल हमें ये दिखा रहा है कि हमारे पास हुकूमत टैक्स रेवेन्यू की मद में जितने पैसे कलेक्ट करती है, वो उसका साइज कितना है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू के कैटेगरी में जितने पैसे कलेक्ट करती है उसका साइज कितना है। तो टैक्स रेवेन्यू जो कि मुश्तमिल होता है डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट जो एफबीआर के टैक्सेस हैं उन पे, और जो दूसरे टैक्सेस हैं उनके ऊपर। 5,555 अरब रुपए का टारगेट रखा था एफबीआर टैक्सेस की मद में, और दूसरे टैक्सेस की मद में टारगेट रखा गया था 267 अरब रुपए का। तो कुल मिला के टैक्स रेवेन्यू जो था 5,822 अरब रुपए के ऊपर रखा गया था। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो था वो किस चीज़ के ऊपर था? ये कोई प्राइवेटाइजेशन की प्रोसीड आ जाए, कोई उसके बाद गवर्नमेंट के अपने जो बिजनेसेस होते हैं, जो अपनी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, उसमें से कोई प्रॉफिटेबल हो जाए तो उसके प्रॉफिट्स हैं। अब उनके शेयर्स हैं अगर किसी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके ऊपर जो उनको प्रॉफिट मिलता है। इसके अलावा जो सूबों ने कर्जे लिए होते हैं वफाकी हुकूमत से, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट की रीपेमेंट्स होती हैं वो इसमें शामिल होती हैं। तो कुल मिला के ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट्स जो हैं वो, इनका टारगेट ये था कि ये 2019-20 जून के अंदर जब ये बजट पेश किया गया तो 6,716 अरब रुपए की। समझने की बात, जो गौर करने की बात है वो ये है कि हमारे पास चूंकि पिछले पूरा साल जो है वो इकोनॉमी जो है वो एक सुस्त रवि का शिकार रही है, बहुत ही स्लो ग्रोथ रही है इकोनॉमी के अंदर, तो ये टैक्स का टारगेट जो है वो एफबीआर मीट नहीं कर सका, और इसको वफाकी हुकूमत ने आईएमएफ से रीनेगोशिएट करा लिया था। ये तकरीबन जो है ये कम होके, क्योंकि हमारे पास ये टैक्स का टारगेट भी नहीं हुआ और ये वाला भी मीट नहीं किया, तो ये जो है ये तकरीबन कम होके 4,700 अरब से लेके ये तकरीबन कोई 5,000 अरब, यानी कि इसमें कोई 800 से लेकर 1,000
अरब रुपए की कमी हुई है। हमारे पास इसी तरह हमारे पास ये जो 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 हमारा ग्रॉस रेवेन्यू बनता है वो एनएफसी के फॉर्मूले के तहत जो है, जिसमें प्रोविंसेस का शेयर जो है वो 57.5% होता है, उस हिसाब से ये प्रोविंसेस को दे दिया जाता है। और फिर जो रकम वापस बचती है, जो कि इनका टारगेट जो था 2019 जून के अंदर वो ये था 3,462 अरब रुपए का, ये रकम जो बचती है इससे हुकूमत अपने खर्चे पूरे करती है। इस टेबल के ऊपर अभी हम वापस आएंगे, लेकिन हम जो हमारे बजट का दूसरा हिस्सा है यानी खर्चों का, हम वो देख लेते हैं कि वो खर्चे क्या हैं। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन टेबल्स को देखने की ज़रूरत क्यों है। हमारे पास जो खर्चों की मद में सबसे जो अहम खर्चे हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। मार्कअप पेमेंट यानी कि सूद की मद में जो हमारी हुकूमतें पे कर हमारी हुकूमत को पे करना था, जिसका अंदाजा उन्होंने 2019 जून में रखा, वो ये था कि लोकल डोमेस्टिक डेट यानी कि जो अंदरूनी मुल्क डेट उठाया जाता है उसकी मद में हम तकरीबन 2,500 अरब रुपए पेश करेंगे। जो हम बैनुल-अक़वामी इदारों से और दूसरे मुल्कों से कर्जा उठाते हैं उसकी मद में हमें, उसमें सूद की मद में हमें कोई 360 अरब रुपए वापस करने हैं। पेंशन जिसमें बेशतर हिस्सा मिलिट्री पेंशन का है उसमें 421 अरब रुपए, डिफेंस अफेयर्स के ऊपर 1150 अरब रुपए, ग्रांट्स एंड ट्रांसफर में जिसमें थोड़ी सी ग्रांट्स जो हैं वो 831 अरब रुपए की 831 अरब रुपए में से 96 अरब रुपए जो है वो प्रोविंसेस को हैं और बाकी दूसरी ग्रांट्स हैं। सब्सिडीज जो है इकोनॉमिक पॉलिसी की तहत जो दी जाती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को या किसी और सेक्टर को भी, वो उनकी तादाद ये है। हुकूमत को अपना हुकूमत खर्च करने के लिए, अपनी हुकूमत चलाने के लिए 431 अरब रुपए इसको दरकार होते हैं। तो हमारे पास ये करंट एक्सपेंडिचर जो है ये कुल मिला के 6,192 यानी कि तकरीबन 6,200 अरब रुपए बन जाता है। और इसके अंदर अगर हम वो रकम भी शामिल कर लें जो हमें गैर मुल्की कर्जों को लौटाने में देनी है, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है कर्जे की उसको वापस करना है, तो वो तकरीबन 1100 अरब रुपया है। तो कुल मिला के हमारे पास 7,288 अरब रुपए का टारगेट था एक्सपेंडिचर के हवाले से, जबकि हमारे पास जो रेवेन्यू के हवाले से हमने देखा वो कुछ 3,462 अरब रुपए का था। तो ये जो डिफरेंस है, ये शॉर्टफॉल है, ये हमें पूरा करना पड़ता है। और ये शॉर्टफॉल सिर्फ इस हुकूमत को उसका सामना नहीं था, ये हर हुकूमत को इस शॉर्टफॉल का सामना होता है। और हर हुकूमत जो है वो कर्जे मांग के, एड लेके, डोमेस्टिक सोर्सेज से कर्जे मांग के, फॉरेन सोर्सेज से कर्जे मांग के ही अपने खर्चाजात पूरे करती है। सिर्फ करंट एक्सपेंडिचर में हमें ये एक्सपेंडिचर नहीं करने होते, हमें इसके अलावा एक और भी एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। वो एक्सपेंडिचर हमारे पास तरक्याती अखराजात का है। ये तरक्याती अखराजात जो है वो फेडरल गवर्नमेंट और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थे वो दोनों कटने हैं। वो दोनों ही यहाँ पे दिए हैं। इसकी पूरी तफसील मैंने यहाँ पे नहीं दी बिकॉज ये बहुत ये टेबल्स की तादाद जरा ज्यादा थी, लेकिन मैंने आपको इसके टोटल नंबर यहाँ पे पेश कर दिया। आप ये टेबल नंबर 32 जो है बजट एंड ब्रीफ में जाके देखेंगे तो उसके अंदर आपको सारी तफसील मिल जाएगी। 701 अरब रुपया जो है वो फेडरल हुकूमत ने खर्च करना है अपने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम तरक्याती अखराजात में, और प्रोविंसेस ने 912 अरब रुपए का हदफ रखा। और ये टोटल नेशनल पीएसडीपी जो है ये 1600 अरब रुपया बन गया। ये बात देखने की, गौर करने की जरूरत है कि 912 अरब रुपया जो सूबाई हुकूमतें खर्च करेंगी, ये तो उनको जो एनएफसी के ट्रांसफर्स मिले हैं ये उससे खर्च करेंगी, लेकिन 701 अरब रुपया जो फेडरल गवर्नमेंट ने खर्च करना है वो उसके पास नहीं है। तो ये भी इनको कुछ ये भी तरक्याती अखराजात के लिए भी पैसे इनको मांगने ही पड़ते हैं। इसको देखना जरूरी इसलिए था आप लोगों को बताना, क्योंकि हमने पहले भी जो अभी कैलकुलेशन की वो ये थी कि हमारे पास 14 मिलियन खानदान हैं जो कि हमारे पास, जिनको हम गरीब समझ सकते हैं, और उनको हमें आने वाले वक्त में कोरोना वायरस की वजह से, जो इस वबा की वजह से जो पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जो एक इकोनॉमिक रिसेशन है उससे गरीब तबका जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा। तो उनको किसी ना किसी मदद की ज़रूरत होगी। हमने ये भी देखा कि 14 मिलियन जो ये ख़ानदान है, इनको महीने का हमने एक लोअर एंड के ऊपर एक जो एस्टिमेट लगाया था उनको अपने रहने सहने के लिए, इसमें सिर्फ इनको अपने खाने पीने का जो खर्चा है, इसमें इनके जो बिजली के बिल इस्तेमाल करते हैं, यूटिलिटीज इस्तेमाल करते हैं, उसका बिल शामिल नहीं, घर के किरायों का खर्चा शामिल नहीं, इसके अंदर घर में इसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा शामिल नहीं, इसमें उनके बच्चे अगर स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते हैं उसका खर्चा शामिल नहीं। ये सिर्फ जिंदा रहने के लिए जो इनको खाना पीना करता है वो, और वो हमने लगाया कि इनको, वो हमने हुकूमत की आदाद व शुमार के अंदर लगाया कि इनको, इन 14 मिलियन खानदान जो है ये महीने का 280 बिलियन रुपया, 280 अरब रुपया खर्चते हैं, तो ये अपने रहने सहने को यकीनी बना सकते हैं।
हमारे पास जो आने वाला वक्त है वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से, इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से बहुत सख्त है। इसमें हालात जिस तरह से लग रहे हैं वो ये है कि जी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी, बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के अलावा आलमी मईशत जो है, आलमी इकोनॉमी जो है वो एक रिसेशन का शिकार होगी। और अगर ये ऐसा होगा तो हमारे यहाँ भी उसके असरात देखे जाएंगे, जो कि हम अभी ऑलरेडी देख रहे हैं। हमारे पास इसमें बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, बहुत सारे लोग जो हैं वो अगर अपना रोजगार नहीं खो देते तो वो जो जितने घंटों के लिए दिन भर काम करते हैं या महीने भर में काम करते हैं वो कम हो जाएंगे, तो इसकी वजह से उनकी इनकम के ऊपर फर्क आएगा। और जब उनकी इनकम कम होगी तो जाहिर बात है वो अपना और अपने खानदान वालों का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। तो इसकी वजह से उनकी गुर्बत जो है वो मजीद शदीद होती जाएगी। बहुत सारी दुनिया की जो आलमी इदारे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन की वजह से या इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से हमारे पास जो एक और जिस चीज़ का खतरा है वो ये कि एक ग्लोबल हंगर का, यानी कि एक भूख और अफलास का पेंडेमिक भी फैल सकता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं कि उनके पास खाने के लिए खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं थे या उनके पास खाना मौजूद ही नहीं था। ये हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 16% खानदान जो हैं हमारे, वो कुल 35 मिलियन खानदानों में से 16% खानदान जो हैं उनको दरमियाने दर्जे या बहुत ही शदीद किस्म की फूड इनसिक्योरिटी है, यानी कि वो अपना खाना पीना जो है वो पूरा नहीं कर पाते या बहुत मुश्किलों से कर पाते हैं। इन 14 मिलियन खानदानों को मदद की जरूरत होगी, तो कितनी मदद की जरूरत होगी? हम ये तो नहीं कह रहे कि हुकूमत जो है वो 20,000 रुपए जो है इनको महीने का दे और हर महीने जो है ये 280 बिलियन रुपए ये ताकि वो 280 बिलियन रुपए खर्च करके अपना गुजर बसर कर सके। हमारी ख्वाहिश तो ये हो सकती है कि हुकूमत इनको 20,000 रुपए बल्कि इससे ज़्यादा भी दे, लेकिन हमें ये भी समझ में आती है कि हम एक डेवलपिंग कंट्री है, तीसरी दुनिया के से हमारा ताल्लुक है। हम उस तरह से अमीर नहीं है जिस तरह से शायद और जो डेवलप कंट्रीज हैं वो हैं, तो हम शायद ये मदद उनकी इस हद तक ना कर पाएं। लेकिन अगर हुकूमत 20,000 रुपए की बजाय 10,000 रुपया भी इनको महाना देती है तो ये तब भी ये रकम 190 अरब रुपए बनती है। 190 बल्कि ये 190 नहीं, हाँ 190 अरब रुपए बनती है। और अगर आप 5,000 रुपए भी दें तो ये रकम जो है ये 95 बिलियन रुपए बनती है, 95 अरब रुपए बनती है। हम ये कहते हैं कि जी अच्छा 5,000 रुपए भी अगर आप देंगे तो कम से कम आपको 100 अरब रुपया देना पड़ेगा। अगर इस हुकूमत को अगर ये जो सपोर्ट है ये तो सिर्फ एक महीने की सपोर्ट है जिसके अंदर आप उसको 100 अरब रुपया दे रहे हैं, और कम से कम हमने यहाँ हिसाब लगाया है जिसमें 5,000 रुपये। अगर ये हुकूमत को सपोर्ट जो है, हमारे पास ग्लोबल रिसेशन जो है वो कितनी खतरनाक है, हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर रिसेशन है वो कितनी खतरनाक है, वो अगर 6 से 12 महीने तक हमें इनको सपोर्ट करना पड़ जाए तो ये हमें 600 से 1200 अरब रुपया चाहिए। ये रुपया हम जो 600 से 1200 अरब रुपया, ये आपने खर्चे यहाँ पे देखे हैं, ये हम कहाँ से लेकर आएंगे? ये खर्चे दिखाने का आपको मकसद यही था, और आपको जो टैक्स रेवेन्यू भी दिखाया था उसको भी दिखाने का मकसद यही था कि हम ये देखें कि ये फिजिकल स्पेस कैसे क्रिएट की जा सकती है। और अगेन ये हमने जो खर्चे दिखाए हैं 600 से 1200 अरब रुपया, जो हम 6 से 12 महीने की सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमने एक लोअर एंड के ऊपर, यानी कि हमने कम से कम 5,000 रुपया लगाया। ये अगर बढ़ जाता है, ये हमने 14 मिलियन खानदान का हिसाब लगाया है, ये 14 मिलियन से अगर बढ़ के फर्ज करें 20 मिलियन हो जाते हैं तो 20 मिलियन खानदानों को इससे भी ज्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे, 600 अरब से 1200 अरब रुपए तक इससे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो ये फिजिकल स्पेस कहाँ से आएगी? हमने बिल्कुल अपनी वीडियो के शुरू में जिस तरह से जिक्र किया था कि हुकूमत प्लान कर रही है कि ये एक टैक्स फ्री बजट जो है साल 2020-21 का पेश करे। मेरे ख्याल में ये कोई बहुत अक्लमंदाना कदम नहीं होगा कि अगर वो बिल्कुल टैक्स फ्री बजट पेश करे। मेरे कहने का मकसद ये तो नहीं है कि हम जो सैलरी क्लास है, जो मिडिल क्लास है और जो हमारे पास गरीब तबका है जो कि बहुत इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम सभी बहुत ज़्यादा टैक्सेस देते हैं, लेकिन चूंकि मिडिल क्लास की और गरीब तबके की खास तौर पे इनकम आमदन ज़्यादा नहीं होती, तो उनकी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रिलेटिवली स्पीकिंग वो इनडायरेक्ट टैक्सेस को की अदायगी में जाता है। तो हम हरगिज़ ये नहीं कहना चाह रहे, मैं हरगिज़ ये नहीं कहना चाह रहा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो दोबारा से ये ज़्यादा लगाए जाएं। हमें एक और टैक्स के बारे में सोचना है और बहुत सीरियसली इसके ऊपर सोचना है, और वो है हमें इस हुकूमत को बहुत संजीदगी से एक
टैक्स जो पिछली हुकूमतों ने ख़त्म कर दिया था वो वापस लाने की ज़रूरत है, और वो है वेल्थ टैक्स, यानी कि जो अमीर तबका है उसकी दौलत के ऊपर, उसकी असासों के ऊपर हमें एक वेल्थ टैक्स लगाने की, दौलत टैक्स लगाने की ज़रूरत है, और उससे जो हासिल हो, हमें हुकूमत को रकम हासिल हो या रिसोर्सेज हासिल हो, वो हमें देने की ज़रूरत है गरीब खानदानों को, ताकि ये अपना गुजर बसर कर सकें। ये वेल्थ टैक्स, जो दौलत टैक्स जो है, ये आप चाहे एक्सेस लैंड के ऊपर लगाएं, बड़े बड़े जागीरदारों और जमींदारों के ऊपर लगाएं जिनके पास हज़ारों एकड़ या के तादाद के हिसाब से ज़मीन मौजूद है, या आप ये उन इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर लगाएं जिन्होंने जो अपने वर्करों को तनख्वाह नहीं दे रहे, लेकिन उनके पास अपनी ज़ाती तनख्वाह, अपनी ज़ाती दौलत जो है वो बेतहाशा है। ये चाहे आप बड़े बड़े दुकानदारों के ऊपर लगाएं, उनकी ज़ाती जो प्राइवेट वेल्थ है, प्राइवेट उनकी ज़ाती दौलत है, उसके ऊपर टैक्स लगाएं। लेकिन ये टैक्स लगाना जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपनी टैक्स रेवेन्यू को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम वो फिस्कल स्पेस क्रिएट नहीं कर पाएंगे जो कि हमें करनी है, जो हमें, जिसकी हमें ज़रूरत है, ताकि हम इन गरीब खानदानों की मदद कर सकें। हमारे पास जो एक दूसरा स्टेप है वो हमें जो जिसके ऊपर हमें गौर करना है और जो हमने कभी नहीं किया, वो ये कि हमारे पास एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हमारा डिफेंस फोर्सेस की, डिफेंस अफेयर्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो हम 1150 अरब रुपए करते हैं, हमें इसमें कटौती की जरूरत है। ये हमने अपनी 70 साल तारीख में आज तक नहीं किया, लेकिन हमने आज मेरे ख्याल में अपनी 70 साल तारीख में कभी इतना मुश्किल वक्त भी नहीं देखा। तो इसलिए मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसलों की ज़रूरत होती है, और अनपॉपुलर फैसलों की ज़रूरत होती है। तो हमें इस 1150 अरब रुपया हम यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। दूसरा जिस चीज़ के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है खर्चों के हवाले से, वो हमें ये 360 अरब रुपया और ये तकरीबन 1100 अरब रुपया, कुल मिला के कोई 1450 अरब रुपया जो हम देते हैं गैर मुल्की कर्जों को वापस करने में, उनको सर्विस करने में, उनके वसूल की अदायगी में, हमें इसके बारे में सोचना है। हम क्या सोच सकते हैं, मैं ये तो नहीं रिकमेंड करूँगा कि हम डिफ़ॉल्ट करें, लेकिन हमें एक और कदम है जिसको हम कहते हैं डेट मॉरिटोरियम, यानी कि हम जो हम जिन 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 इदारों से, जिन मुल्कों से हमने कर्जा लिया है, हम उनके साथ ये नेगोशिएट करें कि जब तक हमारे हालात, माइशत के हालात बेहतर नहीं हो जाते, हम अपने कर्जों की अदायगी जो है और उसके ऊपर सूद की अदायगी जो है वो हम सस्पेंड कर देंगे, वो हम रोक देंगे। और जब तक हम इनसे साथ निगोशिएट कर सकते हैं कि जब तक हम 2019 जून के हालात तक नहीं पहुंच जाते हैं हमारी मईशत, या 2019-20 के या 2019 दिसंबर के हालात के मुताबिक नहीं पहुंच जाती, तब तक ये डेट मॉरिटोरियम जो है वो बरकरार रहेगा, ताकि हमारे पास जो पैसे हम फॉरेन करेंसी की मद में मुल्क से बाहर भेजते हैं वो मुल्क के अंदर ही रहें, और हमारे यहाँ जो हमारा गरीब तबका है, मजदूर तबका है, 14 मिलियन खानदान हैं जिनको आने वाले वक्तों में मदद की जरूरत होगी, उनकी हम मदद कर सकें। ये भी कोई आसान कदम नहीं होगा, ये भी एक मुश्किल कदम होगा, लेकिन जिस हमने अभी ये कहा कि मुश्किल वक्त में, मुश्किल घड़ी में मुश्किल फैसले करने की ज़रूरत है, तो हमारे जो हुक्मरान हैं उनको ये फैसले, इन फैसलों के ऊपर मेरे ख्याल में गौर करना चाहिए। ये वो कैसे करेंगे, ये हुकूमत ये फैसले कैसे करेगी, ये अकेले करेगी, अपोजिशन के साथ मिलकर करेगी, या बाकी जो कौमी इदारे हैं उनके साथ मिलकर करेगी, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमें कुछ ना कुछ इन सब चीज़ों के ऊपर गौर करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीलॉग लंबा तो बहुत हो गया, लेकिन मैं इन सारे इश्यूज़ के ऊपर तफसीलन बात करना चाह रहा था, ताकि ये आप सब लोगों को समझ में भी आ सकें। अपने राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल ऑल थिंग्स इकोनॉमिक्स विद फहद अली को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ऑल थिंग्स इकोनॉमिक्स विद फहद अली को देखते रहिएगा और हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।